सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और आज शुरू करेंगे एक नई जर्नी एक नए चैप्टर के साथ। सो आई होप कि पहले दो चैप्टर्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, सारे मेमोरी ट्रिक आपको अच्छे से याद होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे और अपनी बुक से केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी। अगर आप लोगों को मेरे साथ भी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है या कुछ PYQs को प्रैक्टिस करना है तो बच्चे इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरी निर्भय सीरीज़ मिलेगी, जहाँ पर मैंने कुछ केस स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं हर चैप्टर के। तो अगर आपको केस स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप निर्भय सीरीज़ को फॉलो करके वहाँ पर केस स्टडीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बच्चा पार्टी लगा दो सबसे पहले आज की अटेंडेंस, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ताकि आपको समय समय पर ये ध्यान रहे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना अभी भी बाकी है। तो बेटा सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और सारी चीज़ें सारे मेमोरी ट्रिक आप लोग यहाँ पर लिख कर चलते हैं तो जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है इस चीज़ को ज़रूर लिखा करो, ताकि आपको पता रहे कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करेंगे, उसके बाद इसी बिजनेस एनवायरनमेंट के हम लोगों को फीचर्स पढ़ने हैं, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप आगे लिख लीजिएगा, ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे डायमेंशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और उसके बाद आखिरी एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारा ये डीमोनेटाइजेशन, जिसको हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं बेटा जी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। जैसे कि सेकंड चैप्टर ने हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा रुलाया हो कि मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा कब खत्म होगा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। बस बच्चों ऐसा इंतजार आप लोगों को चैप्टर 3 में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर 3 बहुत ईजी सा चैप्टर है और बहुत ही कम टॉपिक्स है, जैसे कि आपने देखा, जो आपको इसके अंदर कवर अप करने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले समझते हैं द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस तो समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है, ये तो हमें पता है, क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर ने ही हमें बता दिया था कि बिजनेस क्या होता है। और एनवायरनमेंट तो मैम हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इसमें नई बात क्या है। अब देखो बेटा, एक बात मुझे बताओ, कभी तेज धूप हो रही है, कभी तेज बारिश हो रही है, और कभी आपको लगता है कि बहुत तेज जो आंधी तूफान है वो आ रहा है, क्या इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल है क्या? अरे ये तो उस ऊपर वाले की देन है, उसका जैसे मन करता है, उसका जैसा मूड होता है उसी हिसाब से हमें मौसम देखने को मिल जाता है। वो तो उनके मूड के हिसाब से हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। यानी कि चाहे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, आपके कंट्रोल में तो वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट ज़रूर कर रहा है ना। अब आपको पता है, जब हम बिजनेस करने निकलते हैं इस मार्केट के अंदर, इस पूरे माहौल में जब हम बिजनेस को करने के लिए निकलते हैं अपने घरों से, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिजनेस को छेड़ती हैं, इसके साथ छेड़खानी करती हैं, जो इस बेचारे के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, पर ये इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कुछ तो एनवायरमेंटल इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं, बट कई बार कुछ एनवायरमेंट की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को ख़राब कर देती हैं। तो बेटा जी जब आप बिजनेस करने निकलेंगे ना मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, लेकिन आपका उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। आपको तो बस खुद के बिजनेस को तैयार करना है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है कि किस तरीके से उस माहौल के अंदर आप अपने बिजनेस को चला पाओगे। और बेटा जी यही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो जरा क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में। The term business environment means the sum total of all the individual। पहली बात तो ये कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये सम टोटल है। तो बेटा सम टोटल का मतलब क्या है, ये एक एग्रीगेट है। एग्रीगेट मतलब इसमें कोई एक ही चीज़ नहीं है।
यानी कि जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ तो कोई एक ही चीज नहीं है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। अब क्या क्या हो सकता है, ये कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या कुछ और ऐसे फोर्सेस यानी कि कुछ और ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जो आपके बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है, बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन ये आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को जरूर अफेक्ट कर रहे हैं। तो समझ में आया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जहां पर बहुत सारी चीजें हैं। ये अकेला बेचारा राजू अकेला अपना बिजनेस संभाल रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था अपना राजू बर्गर पॉइंट चलाने के लिए, लेकिन कहाँ दुनिया इसको जीने दे रही थी। यहाँ पर एक और बर्गर की दुकान खुल गई, फिर एक और खुल गई, फिर एक और खुल गई, यानी कि इस बेचारे राजू को फेस करना पड़ गया बहुत तगड़ा कंपटीशन। फिर उसके बाद सरकार आ गई, गवर्नमेंट कहती है बर्गर बेचने वालों के लिए हमने टैक्स बढ़ा दिया है। लो जी, गवर्नमेंट ने और परेशान करना शुरू कर दिया। कस्टमर कहता है जी, कस्टमर कहता है कि मैं अब राजू का बर्गर नहीं खाऊंगा। कस्टमर राजू के बर्गर को छोड़ कर जा रहे हैं। और तो और सप्लायर जिससे वो बर्गर बनाने का सामान खरीदता था, वो कहता है कि अब से आपको ये सारी चीजें महंगी मिलेंगी, यानी कि उसने प्राइस बढ़ा दिया। बेचारा राजू अकेला अपने यहाँ पर बिजनेस चला रहा था, ये सारे लोगों ने आकर उस पर अटैक कर दिया और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। तो ये जो राजू ये जिन सभी चीजों के साथ डील कर रहा है ना बेटा, ये सारी चीजें क्या है उसके लिए, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर समझाई गई कि बिजनेस एनवायरनमेंट कोई एक ही चीज नहीं है, ये तो सम टोटल है उन सभी चीजों का, जो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कोई और अदर एलिमेंट हो सकता है जो आपके बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। आप सप्लायर को नहीं कह सकते कि भाई मत तू बढ़ा प्राइस, उसकी मर्जी है, उसको बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा। आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह पा रहे हो, आप कस्टमर को कुछ नहीं कह पा रहे, आप उन कॉम्पिटिटर्स को कुछ नहीं कह पा रहे हो, आपको सहनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, पर ये सारी चीजें आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, कभी कभी पॉजिटिवली तो कभी कभी नेगेटिवली। ठीक है, तो थम्स अप करना है कि यस मैम, मीनिंग हो गया हमको बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो जी, तो देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल है कि जैसे कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज करती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, फैशन और टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन लगातार मार्केट में बढ़ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल है बेटा किस चीज का, बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, चलो अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक पता है हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो ये है हमारे पास कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और आपको तो पता है मैम तो याद करने के लिए सारी मेमोरी ट्रिक देती है, तो निकाल लो रजिस्टर और पेन। तो देखो बेटा, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ाने के लिए मैंने आपके प्यारे प्यारे जो सर हैं सीए साहब, मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा सर जी सुनो जरा, हमारे बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर समझना चाहते हैं, तो जरा आप मुझे बताएंगे कि कैसे समझाया जाए। तो आपको पता है सीए साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैम अभी जरा मैं ड्यू जा रहा हूँ, उसके बाद आकर पढ़ाता हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। तो यहाँ तो ये सीए सर ड्यू चले, भाई हम तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर पढ़ना चाहते थे और सीए साहब तो ड्यू ही चले गए, और जाते जाते ना मुझे मेमोरी ट्रिक दे गए। तो बेटा देखो, सीए सर ड्यू चले में सारे के सारे फीचर्स हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो मेरे साथ फटाफट लिखना शुरू करो कि जिसमें सी से मतलब है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी। सी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद ए है बेटा एग्रीगेट। ए क्या है, एग्रीगेट से, यानी कि एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देन उसके बाद है बेटा एस। एस से आपके पास है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आई से है बेटा आपके पास इंटर रिलेटेडनेस। आर से है बेटा रिलेटिविटी। आर से क्या है, रिलेटिविटी। देन उसके बाद डी से है बेटा डायनामिक, और यू से है अनसर्टेनिटी।
यू से क्या है, अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या 2 मिनट को वीडियो को रोक कर लिख ही लो। सो आई होप कि या तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह इसको लिख लिया है। तो बेटा चलो 1 बाय 1 अब इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट के अंदर लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि पॉइंट का नाम है टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसको मैंने आपको लिखवाया है एग्रीगेट्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इस टोटालिटी की जगह पर अगर आप एग्रीगेट भी लिख देंगे तो आपका ये जो आंसर है ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है, अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, आप बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रीड भी करेंगे तो वही सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का। अब क्यों से एक्सटर्नल फोर्स बोला जा रहा है, क्योंकि हमने बोला ना कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे बिजनेस के बाहर की चीजें हैं जो हमें अफेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि दीज आर द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये एग्रीगेटिव इन नेचर है, ये पूरे टोटालिटी में है और टोटालिटी में चीज़ों को कह सकती हो कि कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उन्होंने पहला फीचर ही हमें ये बता दिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या है बेटा, सम टोटल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में बोला गया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। क्या बोला गया बेटा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है, देखो राजू के बिजनेस में उसको बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि उसका कस्टमर भी अफेक्ट कर रहा है, कॉम्पिटिटर अफेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अफेक्ट कर रही है, मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर रही है, पॉलिटिकल कंडीशन अफेक्ट कर रही है। तो इन सभी फैक्टर्स में से ना कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो राजू को डे टू डे बिजनेस करने में कह रहे हो कि उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, डे टू डे बिजनेस में अफेक्ट कर रही है। जैसे कि राजू की दुकान पे ना, राजू के बर्गर पॉइंट पे लगातार बहुत कस्टमर की भीड़ लगती थी, एक दिन में कम से कम 100 कस्टमर तो आ ही जाते थे। बट अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि अचानक से वही कस्टमर राजू के 100 से 80, 80 से 50, 50 से 30 ऐसे होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, राजू के बिजनेस पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? और ये सिर्फ राजू के बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ कि स्पेसिफिकली राजू बर्गर पॉइंट के कस्टमर जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये राजू को डे टू डे बिजनेस में अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, और स्पेसिफिकली इमीडिएटली किसको अफेक्ट कर रहा है, राजू को। तो बेटा स्पेसिफिक फोर्सेस पता है क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और डे टू डे बिजनेस में अफेक्ट कर रहे हैं। बट वहीं पे अगर मैं ये बोलूं कि मान लो आपका पटाखों का बिजनेस था और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि अब से इंडिया के अंदर जो पटाखे हैं वो नहीं बेचे जाएंगे, तो ये सिर्फ आप ही को अफेक्ट नहीं कर रहा है, which अब मान लो बेटा आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, ठीक है, हमारा राजू एक बहुत तगड़ा बिजनेस करता है और वो जिस चीज का बिजनेस करता है उसको एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है और वो रॉ मटेरियल उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट है उसे बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि अब से ये वाला रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर नहीं खरीदा जाएगा। तो जरूरी थोड़ी है कि आप अकेले उस बिजनेस को चला रहे हो, आप जैसे न जाने कितने सारे लोग होंगे जो वही बिजनेस चला रहे होंगे और उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते होंगे। तो यहाँ पर भी आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को फर्क पड़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली पड़ा है। इनडायरेक्टली मतलब कि कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है या घटा रही है, तो यहाँ पर भी आपके बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये इफेक्ट जो है वो इनडायरेक्टली हो रहा है। तो ये जनरल फोर्सेस है, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना जनरल फोर्सेस है। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है बेसिकली बेटा ये दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं ना बेटा वो होते हैं जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए,
जो किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं उसके डे टू डे वर्किंग में। ये की पॉइंट्स याद रखना कि स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं बेटा। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली, इमीडिएटली और डे टू डे अफेक्ट करेंगे। बट वहीं पर जो जनरल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपका सोशल माहौल यानी कि सोशल ट्रेंड वगैरह, पॉलिटिकल कंडीशंस, आपके यहाँ पे लॉ क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, ये कंडीशंस भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, बट ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। इनका जो इम्पैक्ट होता है वो इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलता है। और इनको मैं अगर एक और नाम दूं ना, तो बेटा इस वाले स्पेसिफिक फोर्सेस को हम माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं और जनरल फोर्सेस को हम मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो कि स्पेसिफिक फोर्सेस माइक्रो इन्वायरमेंट है जो आपके बिजनेस को डे टू डेली, डायरेक्टली डे टू डे बिजनेस में इमीडिएटली अफेक्ट कर रहा है, बट वहीं पर जनरल फोर्सेस मैक्रो इन्वायरमेंट है जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे इन्वायरमेंट की मैं बात करूं तो तीसरे इन्वायरमेंट के लिए पहले चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा इन्वायरमेंट आपको क्या कहता है जरा सुनो। तीसरा इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आपको पता है ना, ये हमारा राजू, ये जो हमारा राजू है, अब क्योंकि ना ये राजू क्योंकि बड़ा हो गया है, कॉलेज जाने लगा है, तो ये इसका कॉलेज है। अब इस कॉलेज के अंदर बहुत सारी नन्ही नन्ही, मतलब नन्ही तो नहीं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी परियां आती हैं। ठीक है, और उसमें से एक परी के ऊपर हमारे राजू साहब का जो दिल है वो आ गया। ये देखो, मैं तो दिल भी कितना सुंदर बन रहा है ना, मैं क्या ही दिल दूंगी किसी को, मेरे से तो दिल बनाना भी नहीं आ रहा है। चलो तो राजू जी का जो दिल है उसी कॉलेज में आने वाली किसी एक परी पर आ गया। अब परी को पसंद है मस्क्यूलर बॉयज, तो अब राजू जी ने पता है क्या किया। अब राजू जी कह रहे हैं कि भाई इम्प्रेस तो करना पड़ेगा क्योंकि परी तो मेरी ही रहेगी ये। तो राजू जी ने सोचा कि यार इम्प्रेस तो करना है, तो राजू जी ने सोचा कि मैं यहाँ पर बॉडी बनाऊंगा, मस्कुलर बॉय बनूंगा और यहाँ पर मैं खुद को करूंगा फिट, और फिट करने के लिए मैं एक जिम ज्वाइन करूंगा, और जिम ज्वाइन जब करूंगा तो साथ में मुझे हेल्दी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे बहुत सारे। भाई कहीं ना कहीं अब लोग क्या करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, है ना, तो हेल्दी प्रोडक्ट्स, डाइट कोक और कह सकते हो कि हेल्दी फूड ऑयल, इन सब चीज़ों के लिए उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई। उसने क्या किया, इन सभी चीज़ों के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया। अब आपको क्या लगता है, इस पूरी इकोनॉमी के अंदर बेचारे एक राजू ही ऐसा है क्या जो ये सब चीजें करता है? पहले के टाइम पे ये जिम वगैरह ना, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाया करते थे, जॉब वॉब जाना शुरू कर देते थे, तब वो लोग सोचते थे, यानी कि एटलीस्ट 12th पास करने के बाद ही बच्चा जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचता था। जब तक बेचारा 12th क्लास में होता था ना, तो बिल्कुल एकदम सीधा साधा सा बच्चा होता था, किताबों से बाहर ही नहीं निकलता था। बट आजकल के तो मैं देख रही हूँ 6th 7th 8th क्लास के बच्चे जिम जा रहे होते हैं, बॉडी बना रहे होते हैं। भाई वाह। तो उस टाइम पर क्योंकि इतनी ज़्यादा जिम लोग नहीं करते थे, तो जिम जो है वो बहुत ही कम जगहों पर खुली हुआ करती थी, मतलब एक एरिया में एक ही जिम हो जाया करती थी, उसी में लोग चले जाते थे। लेकिन आजकल तो गली गली में जिम खुल रहे हैं, चाहे छोटे खुले चाहे बड़े खुले। क्यों भाई, डिमांड बढ़ गई है। तो आप देखो कि क्यों इतने ज़्यादा जिम ओपन हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को मेंटेन करना, या मैं सिंपल कहूँ कि एक हेल्थ अवेयरनेस आ रही है कि हम सभी लोगों को ना खुद को फिट रखना चाहिए। तो एक हेल्थ अवेयरनेस आई, यानी कि एक सोसाइटी में एक ट्रेंड सा आ गया है। भाई जिम करना भी एक ट्रेंड हो गया आजकल, बच्चे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा वो भी जाता है तो मैं भी जाऊंगा, उसने बॉडी बनाई है तो मैं भी बॉडी बनाऊंगा। तो यही तो होता है ना ट्रेंड, कि भीड़ के पीछे भागना। तो एक ट्रेंड सा आ गया कि सभी लोगों में एक हेल्थ अवेयरनेस आ गई, सबको जिम जाना है, सबको बॉडी शॉडी बनानी है। ठीक है, अब जिम इतने ज्यादा हो जाने की वजह से आपको आजकल देखो ना, खाने पीने में कितनी नौटंकी बाजियां शुरू हो गई हैं। डाइट कोक आ रही है, कोक पीनी है, चाहे भले वो डाइट कोक ही क्यों ना पिए हम। ओ फैट फ्री ऑयल, बेटा ऑयल ऑयल होता है, तुम्हें पागल बनाया जाता है, वो कोई फैट फ्री नहीं होता। ठीक है, कहने को होता है, लेकिन देखो हार्मफुल इफेक्ट सबके थोड़े बहुत होते हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम, बट स्टिल वी कैन से कि इस तरीके के हेल्दी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है मार्केट में वो अब बढ़ने लग गई है। पहले इन सब चीज़ों को कोई नहीं पूछता था, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जो है वो इन्हीं सब चीज़ों को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। मिलेट्स, किसको पता था कि पहले मिलेट्स के मोमोज बनते हैं, मोमोज खाने चाहे मिलेट्स वाले खाएं हम। तो कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ठीक है,
तो बेटा आपको पता है ये क्या हुआ, हेल्थ अवेयरनेस आना, एक ट्रेंड का आ जाना, ये हमारे सोशल कंडीशन का पार्ट है, जिसे मैं यहाँ पर एक नाम दे रही हूँ, हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, हमारे बिजनेस के सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और प्रोडक्ट्स की डिमांड का बढ़ जाना, प्रोडक्ट्स की डिमांड का बढ़ जाना हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो बेटा देखो, एक एनवायरनमेंट का चेंज दूसरे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लेकर आ रहा है, यानी कि एक एनवायरनमेंट दूसरे एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, यानी कि इंटर रिलेटेडनेस है। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। हो सकता है किसी एक एनवायरनमेंट में कोई चेंज आए और वो चेंज किसी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ चेंजेस लेकर आ जाए। तो इसलिए बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ द बिजनेस आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या बेटा, ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने ईयर्स तक जी सकता है। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर द हेल्थ केयर, और लोगों के अंदर बढ़ती हुई हेल्थ केयर अवेयरनेस ने हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ प्रोडक्ट्स, जिसने बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा दिया, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिजॉर्ट्स एंड न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हैव इन टर्न चेंज द पीपल लाइफस्टाइल। तो देखो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस आई, हेल्थ अवेयरनेस से हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो गया। तो एक एनवायरनमेंट दूसरे एनवायरनमेंट में भी चेंज लेकर आ रहा है, उसके लिए भी कुछ चीजें लेकर आ रहा है, तो आपस में ये कैसे हैं बेटा, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो शाबाश। अब अगला पॉइंट है बेटा डायनामिक। अब डायनामिक क्या है, देखो डायनामिक को जब भी देखोगे तो जिस भी चैप्टर में देखो, फर्स्ट चैप्टर में भी आपने देखा होगा, मैंने तब भी आपको बताया होगी ये बात कि डायनामिक का मतलब हमेशा होता है चेंज। हम कहते हैं ना कि हम बहुत डायनामिक है, डायनामिक का मतलब क्या है, हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। हमें दिख रहा है कि माहौल जैसे बदल रहा है, हम खुद को बदल देते हैं। हम है भाई, हम लोगों के साथ खुद को बदल देते हैं। हम नहीं लोगों का इंतजार करते कि हाँ ठीक है यार हम तो वैसे ही रहेंगे, तुम चाहे बदल जाना। अरे नहीं भाई, तुम बदल गए हम भी बदल गए, तुम आगे चल दिए अपनी जिंदगी में, हम भी आगे चल दिए जिंदगी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा सिचुएशन है वैसे सिचुएशन में ढल जाएंगे, हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। बिजनेस को भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, डायनामिक। तो उन्होंने कहा हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो भी बहुत डायनामिक होता है। आपको लगता है कि आपका बिजनेस एक सेम सिचुएशन में काम कर रहा है। राजू ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था एक भी कॉम्पिटिटर नहीं था, उसके मोहल्ले में एक भी बर्गर की दुकान नहीं थी, लेकिन अगले 1 महीने बाद ही राजू ने देखा कि उसी के मोहल्ले में, उसी के आसपास 4 बर्गर की दुकान खुल गई है। तो अब क्या राजू जैसे पहले बिजनेस चला रहा था वैसे ही चलाता रहेगा? राजू अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहा था, क्योंकि अकेले बर्गर बेच रहा था, 40 रुपए का एक बर्गर बेच रहा था उस टाइम पे। क्यों? अकेला बेचता था, लोग आते भी थे खाने के लिए, क्योंकि उनको कहीं और कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जब उसी मोहल्ले में 4 लोगों ने और बर्गर की दुकान खोली और उनका टेस्ट भी अच्छा है बर्गर का, तो तुम्हें लगता है कि कस्टमर सिर्फ राजू के पास ही जाएगा? वो बाकी सब 30 रुपए का बर्गर बेच रहे हैं, राजू अकेला 40 का बेच रहा है। तो बताओ राजू कैसे काम कर लेगा सेम सिचुएशन में? तो ऐसे में राजू को क्या करना पड़ेगा? राजू को भी अपनी प्राइस लिस्ट रिवाइज करनी पड़ेगी। राजू को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आज भी उसी के पास आए और नए कस्टमर भी उसके बने। तो राजू को क्या बनना पड़ेगा? डायनामिक, क्योंकि बिजनेस बदल गया। बिजनेस जिस माहौल में काम कर रहा था वो माहौल बदल गया है। तो जब बेटा माहौल बदल गया तो तुम्हें भी तो बदलना पड़ेगा ना। अभी सर्दियां नहीं है, अभी गर्मियां चल रही हैं, एसी चला के सोते हो, एक पतला सा ब्लैंकेट ले लेते होगे, एसी ब्लैंकेट, या एक चादर लेकर सो जाते होगे। बट जब कल कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, तब तो रजाई की जरूरत पड़ेगी ना। खुद को ढालोगे ना उस सिचुएशन के अंदर, पहनोगे ना सर्दियों वाले कपड़े, मोटी मोटी जैकेट्स। तो बेटा बिजनेस को भी यही समझाया जाता है कि बिजनेस का जो माहौल है ना वो लगातार बदलता रहता है, और उस माहौल के साथ हमें अपने बिजनेस को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बदलोगे तो बिजनेस चला ही नहीं पाओगे। अगर राजू अपने प्राइस लिस्ट में चेंज नहीं करेगा, 40 रुपए का ही बर्गर बेचता रहेगा, तो वो उस मोहल्ले में टिक ही नहीं पाएगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, उसको अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। क्यों? बाकी सब लोग बढ़िया बर्गर बेच रहे हो, 30 रुपए में दे रहे हैं वही चीज, तो कौन खाएगा राजू का बर्गर? कोई नहीं खाएगा। समझ में आ गया डायनामिक का मतलब? तो डायनामिक हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करने के बारे में बात करता है। तो देखो, business environment is dynamic in that it keeps on changing. Keyword, it keeps on changing. अब किस टर्म्स में चेंज हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है,
शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, या तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस चेंज हो गई है, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, हो सकता है मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हो, तो हर तरीके से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपका बदलता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा अनसर्टेनिटी की। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अनसर्टेनिटी, डायनामिक मतलब क्या है। देखो डायनामिक चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, पहले जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे अब दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर बदलाव है। बट अनसर्टेनिटी ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करता है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कल को ये कह दे कि राजू अब से इंडिया में बर्गर बिकेंगे ही नहीं, तो ये अनसर्टेन है, हम नहीं सोच सकते थे कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, दिस इज अनसर्टेन। कोविड-19 की सिचुएशन आ जाना एक अनसर्टेनिटी थी, हमें क्या पता था कि हमारा चलता हुआ बिजनेस अचानक से बंद हो जाएगा। जो कैश सेल्स वाला बिजनेस था, कि खाने का बिजनेस जो कभी भी फेल नहीं हो सकता, अगर हम अच्छा भाई टेस्ट ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, ऑलरेडी हमने एक अच्छी गुडविल बना ली है मार्केट के अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग हमारी चीज को ना खरीदे। बट अचानक से एक ऐसी सिचुएशन आई कि सब कुछ बदल गया, है ना, कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ। तो ऐसी सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेन, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसको प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होंगे, बिकॉज दे आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली। अगर इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और ऐसा हम लोग फैशन इंडस्ट्री में देखते हैं कि आज एक फैशन है, थोड़े दिनों बाद दूसरा फैशन आ जाता है। तो इतना ज्यादा चेंजेस, इतनी फ्रिक्वेंटली चेंजेस का जाना हमारे लिए एक अनसर्टेनिटी लेकर आता है। चेंज आना इज डायनामिक, लगातार वो चेंज आना और उसका हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होगा, इस चीज को सोचना, इस चीज को प्रिडिक्ट करना इज अनसर्टेनिटी, ठीक है बेटा। चलो अब अगला आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ओफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कि कैसे समझाऊं। राजू से पूछा मैंने, राजू तुम्हारे सोनम बेवफा के साथ तुम्हारा क्या है भाई, क्या रिश्ता, क्या कहलाता है, ये क्या है तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस, जरा मुझे भी तो बताओ। तो राजू कहता है मैम इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा क्यों राजू, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कहता मैम कुछ शब्दों में इसको बयां करना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी कहानी है। मेरी जो कह सकते हो कि स्टोरी के पन्ने हैं, जो मेरी स्टोरी के जितने भी किस्से हैं वो आपस में उलझे हुए हैं और उनको सुलझाना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा राजू ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? कहता मैम यही तो है कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट, कि आप अगर एक ही बारे में बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करोगे ना तो आप नहीं समझ पाओगे। इतना आसान नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। आप सोचो कि सोशल एनवायरनमेंट, आपका लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, इसका क्या आपके बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा। आप इसको एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करोगे या एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आप मान लो कि सोचो कि आप अपनी क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स अभी आज एक ही दिन में आप उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। जैसे मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम लोग आराम आराम से, प्यार प्यार से, क्योंकि अभी हम अपने लर्निंग फेज में हैं। तो लर्निंग फेज में हर चीज़ को डीप में ही पढ़ना चाहिए और आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पेपर तभी होगा, एक साथ ही होगा, तब तक सिलेबस हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, रिविजन भी हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें हैं ना, वो बिजनेस एनवायरनमेंट किसी एक चीज़ से नहीं बना। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड डायनामिक कंडीशन और फोर्सेस। इसके अंदर पहली बात तो आपस में इंटररिलेटेड चीजें हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रही हैं, एक दूसरे से रिलेट भी कर रही हैं। बहुत सारे एलिमेंट भी है और वो सारे एलिमेंट लगातार बदलते भी रहते हैं। क्या टेक्नोलॉजी एक जैसी रहती है? नहीं, बदलती रहती है। क्या सोसाइटी का ट्रेंड एक जैसा रहता है? नहीं, बदलता रहता है। सो विच आर अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं। So it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitute a given environment. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये समझना कि हमारे बिजनेस की आज जो ये परफॉर्मेंस हुई है इसका रीजन क्या है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है ये फाइंड आउट करना कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजन रहा है। सो एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स दैट इट्स रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी। तो अगर एक ही बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे तो मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आसान लगेगा। जैसे कि अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हो ना पार्टनरशिप, तो आपकी जो पहली बुक है पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप को खोलने से लेकर बंद करने तक की सारी कहानी आपको बता रही है, पर अलग अलग चैप्टर्स में बता रही है ना।
ऐसा तो नहीं है एक ही चैप्टर बता दिया उसमें पार्टनरशिप खोल भी रहे हो, उसी में ही रिटायरमेंट, उसी में ही डेथ, उसी में ही डिसोल्यूशन, उसी में ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग शो, सब कुछ आपको समझाया जा रहा है? नहीं ना, आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा है ना। तो बेटा यहाँ पर भी वो यही समझा रहे हैं कि आप ये कह सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर एक ही दिन में आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, एक ही साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा, आपको इसको पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही दिन में तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती, धीरे 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 आप सुलझा सकते हो उन्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बेटा रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी कभी भी याद करना हो तो रिश्तेदारों को याद कर लेना, रिलेशन। हम कहते हैं ना भाई ये तुम्हारे चाचा हैं, क्यों है भाई ये तुम्हारे चाचा, क्यों है तुम्हारे चाचा? क्योंकि ये तुम्हारे पापा के छोटे भाई है, रिश्ता है ना, एक रिलेट करते हैं। थोड़ी हरकतें भी मैच करती हुई दिखती होंगी। कई बार तुमने देखा है कि मम्मी बोलती है कि बिल्कुल अपने पापा पे गया है ना, वो ये सब्जी खाते हैं ना ये सब्जी खाता है, हर चीज में नखरे दिखाते हैं। क्यों कहा बिल्कुल अपने पापा पे गया है? भाई रिश्ता है ना तुम्हारे में, रिलेट कर रहे हो, तुम्हारी हरकतों में सिमिलैरिटी दिख रही है, हरकतें रिलेट करती हुई दिख रही है। तो बस बिजनेस एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही है। बिजनेस एनवायरनमेंट भी माहौल के हिसाब से अपने आप को दिखाता है, मतलब कि जैसा माहौल वैसा वहां का बिजनेस, मतलब कि कह सकते हो कि जैसे लोग हैं वहां के उसी तरीके की चीजों की डिमांड आ रही है और उसी तरीके के बिजनेस वहां पर चल रहे होंगे। अब जैसे मान लो इंडिया में टी लवर्स बहुत ज्यादा है, इंडिया में चाय लोगों को बहुत पसंद है, तो आप देखो कि चाय में भी लोगों ने बिजनेस ढूंढ लिया, चाय ठेका, MBA चाय वाला, डॉली चाय वाला, और उसके देखा देखी न जाने कितने चाय वाले टी लवर हैं इंडिया के अंदर। बट वहीं पे कहीं बाहर के देशों में अगर हम सुने तो बाहर चाय का इतना ट्रेंड नहीं है जितना कॉफी, कोल्ड कॉफी, और मतलब कॉफी लोग वहां पर ज्यादा पीना पसंद करते हैं। तो वहां के बिजनेसेस उस हिसाब से चल रहे हैं, वहां पर उसकी दुकानें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्यों? जैसा माहौल वैसा बिजनेस, क्योंकि रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिविटी फीचर ये समझाता है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, हर जगह की वेदर कंडीशन सेम है क्या? नहीं ना। इसी तरीके से हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, अलग होता है, कंट्री टू कंट्री अलग होता है, रीजन टू रीजन अलग होता है, पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से भी अलग होता है। जैसे कि यूएसए की पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, उसी हिसाब से पाकिस्तान और चाइना की अपनी अपने हिसाब से पॉलिटिकल कंडीशन है। तो ये रिलेटिव करता है, वहां के बिजनेस उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम साड़ी की बात करें तो साड़ी की डिमांड जितनी इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया के ट्रेडिशन का पार्ट होता है साड़ी, कई कई प्रोफेशन का पार्ट होता है साड़ी, हमारा ड्रेस कोड होता है हमारी साड़ी, वहीं पर उसी साड़ी की डिमांड अगर हम फ्रांस में बात करें तो वो इतनी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनली फॉलो नहीं की जाती है, तो वहां पर उस चीज के बिजनेस भी नहीं है। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई रिलेटिविटी प्रिंसिपल के अंदर कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा कॉन्सेप्ट है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बेटा आज जो हमने फीचर्स पढ़े, जिसके अंदर हमने कहा सीए सर हमारे ड्यू चले, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने कॉम्प्लेक्सिटी फीचर में ये पढ़ा कि डिफिकल्ट है, पार्ट्स में पढ़ने से ही आप इसको समझ पाओगे, टोटलिटी में नहीं पढ़ सकते। एग्रीगेट है, यानी कि बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम टोटल है। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है, यानी कि कुछ फोर्सेस, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो डायरेक्टली, डेली और इमीडिएटली अफेक्ट कर रहे हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इंटर रिलेटेडनेस है, एक में चेंज आ जाना दूसरे के अंदर भी चेंज को लेकर आता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलेटिविटी, हर जगह पर बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है और उस हिसाब से उनके बिजनेसेस चलते हैं। डायनामिक है, लगातार बदल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं और उसी चेंज के हिसाब से हमें अपने बिजनेस को चलाना पड़ेगा। अनसर्टेन है, यानी कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अगर चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हर एक चीज को प्रिडिक्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का, जहां हमने मीनिंग पढ़े और जहां हमने मीनिंग समझा और उसके कुछ फीचर्स, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई। साथ ही साथ मेमोरी ट्रिक लिख देना, पॉइंट्स लिख देना, थम्स अप कर देना और मैम को थोड़े से दिल भेज देना, ताकि मैम को पता चल जाए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।